आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, तो ये जो है आपको शू शेप में नजर आएगा। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो आपको नजर आ रहा है, इसका सेक्शनल व्यू है। इसमें सेक्शनल व्यू जब आप देख रहे हैं इसका, तो आप ये सब देख रहे हैं दोनों ओर। देखिए ये जो बना हुआ है, देखिए ऊपर में आपको देखिए लिपिड है और फिर प्रोटीन है, और इसके इसमें धसे हुए कौन है, F1 पार्टिकल्स, गोल 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 जो नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। स्टेटमेंट इसमें जो दे रखा है चार, इसमें कौन सा गलत है ये बोल रहे हैं। The first statement is mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए मैंने चित्र भी बना के बताया था, और इसमें राइबोसोम भी एस राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये तो सही। डियर स्टूडेंट्स, मैं एनपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर चर्चा कर रहा हूं। इसके पहले भी मैंने कई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा की, बताया, और नीट में जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया कई सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड। तो आज जो हमारा रहेगा वो टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों के घरों में जब बिजली आती है तो हम लोग बोलते हैं बिजली आई, बिजली आई। बिजली कहाँ से आ रही है जी? तो बिजली आ रही है पावर हाउस से आती है बिजली। हम लोग बोलते हैं एक पावर हाउस बना हुआ है, थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, जहाँ से बिजली आती है, वहां से फिर ग्रिड में आती है, ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूट होके हम लोगों के घरों में आती है। तो वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से आदमी जो शरीर है मानव का या पेड़ पौधे का, जीव जो भी हैं, जीव जंतु, लिविंग बींग्स जो हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा कैसे आती है? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न पर हम लोग सोचे कि ये ऊर्जा आखिर एनर्जी आई कैसे? हमने खाना तो खा लिया, भोजन कर लिया, तो हमारे अंदर में कुछ देर के बाद लगता है कि हमें एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आई कैसे और आई, तो इसमें किसकी सबसे बड़ी भूमिका है? सेल के अंदर जब एब्जॉर्ब होता है भोजन, है ना, तो उसके बाद वो एनर्जी के रूप में कैसे कन्वर्ट हुआ और उसको किसने किया? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसीलिए इसको हम लोग, चूंकि ये एनर्जी सप्लायर है, यहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है अल्टीमेटली तैयार होके, तो इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये एक पावर हाउस है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के केस में देखते हैं कि ये पावर हाउस है, उसी तरह से ये भी एक पावर हाउस है। इस तरह का को हम सोचें तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें हम लोग बोलते हैं माइटो इज थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन इज ग्रैन्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं माइटो शब्द जो बना हुआ है ग्रीक शब्द है माइटो, एंड ये हो गया कॉन्ड्रियन। ठीक है ना? तो ये दो शब्द ग्रीक शब्द मिल करके बने हुए हैं, है ना? तो ये हो गया थ्रेड और ये हो गया ग्रैन्यूल, इसको बोलते हैं। दिस इज थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं? ग्रैन्यूल। तो थ्रेड लाइक ये ग्रैन्यूल है ना? इसलिए इसका नाम रखा गया दोनों मिला करके माइटो प्लस कॉन्ड्रियन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो ये जो है ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स हैं ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल हैं ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। अभी हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, है ना? तो यूकैरियोटिक सेल का एक ये हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल हो गया, ठीक है ना? और ये क्या है? दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हम अभी एनर्जी की बात कर रहे थे। दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। है ना? अब जो है हम लोग देखें इसके आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। तो ये जो है आपको शू शेप में नजर आएगा। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो आपको नजर आ रहा है, इसका सेक्शनल व्यू है। इसमें सेक्शनल व्यू जब आप देख रहे हैं इसका, तो आप ये सब पा रहे हैं कि ये शू शेप का है, जूते के आकार का आपको
ये नजर आएगा, है ना। ये जो इसका ये है शेप जो आपको नजर आएगा, है ना। और ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यूनिफॉर्मली मतलब बराबर से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपने देखा। अब देखिए इसका सबसे ऊपर वाला लेयर जो देख रहे हैं, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। दो डबल लेयर्ड में डबल मेम्ब्रेन है ये, आउटर मेम्ब्रेन एंड देन देयर इज इनर मेम्ब्रेन। देखिए ये नीचे इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बेस में भी, बीच में भी स्पेस रहता है ना। ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो जो है ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इनके स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, इन दोनों के बीच में जो जगह बनी हुई है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हम लोग बोलते हैं, है ना। और जो है ये आपका इसकी ये सिलिंड्रिकल साइज इसका रखें, यदि जो जूते का आकार में बोल रहे हैं तो इसकी साइज हो गई सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप हुआ इसका, है ना, इसका शेप हुआ। और इसका मोर और लेस जो है इसका स्ट्रक्चर जो है 0.6 से 2 mm तक इसका डायमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है इसका, 0.62, है ना, 0.62 nm, नैनोमीटर। ये हो गया इसका, एक ये हो गया इसका। और इसका लेंथ जो इसकी 5 to 10, ये रफली यही है इसका, है ना। सिलिंड्रिकल शेप है और साइज क्या है इसमें, डायमीटर ये है और लेंथ इसका रफली वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, इस तरह का इसका रहता है ना। अब क्या हुआ, एक सेल में, सेल पर जैसे 1000 और मोर माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर में, एक सेल है उसके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर में कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया जानना चाहें हम लोग तो इसका नंबर क्या होता है, 1000 एंड मोर, है ना। इसका नंबर क्या होता है इसका, 1000 एंड मोर इन वन सेल, ठीक है ना, इन वन सेल। एक सेल के अंदर में इसकी संख्या लगभग इसी यही होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है, अब आप देखिए इसके अंदर में जो इनर मेम्ब्रेन जो था ना वो इनवर्ड देखिए मुड़ा हुआ है पूरी तरह से। जो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ड मुड़ करके जो आप आकार दिखा रहा है अंदर में इस तरह का, दैट इज नोन एज क्रिस्टी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेनी फोल्ड्स, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। यदि क्रिस्टी या नहीं रहता तो क्या होता, इसके लिए ये जो इसके रिएक्शन के लिए इसके पास स्पेस कम रहता, लेकिन चूंकि ये इस तरह से पूरी तरह से घूमा हुआ है तो ये क्रिस्टी से क्या हुआ, हमारा जो है ना ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया इस इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के कारण, है ना। तो दिस इज द क्रिस्टी पार्ट, क्रिस्टी। ये क्या है, दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, उसी का इनफोल्डिंग है जो कि क्रिस्टी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और इसका जो शेप होता है ये भी क्या होता है, इसका शेप भी वेरिएबल होता है, इसका शेप वेरिएबल है। लेकिन स्टैंडर्ड जो अभी आपको आप यहां पर देख रहे हैं चित्र में, इसी तरह का क्रिस्टी ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह का आपको शेप मिलेगा, पाया जाएगा, ठीक है। अब इस क्रिस्टी के अलावा जो अंदर में देख रहे हैं वो दैट इज मैट्रिक्स एरिया। वो मैट्रिक्स एरिया है, बीच का जो देख रहे हैं खाली एरिया, दैट इज मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या है, ये डेंस एंड होमोजीनियस फ्लूइड के रूप में। इसका जो मैट्रिक्स हुआ, बीच में जो जगह जो देख रहे हैं स्पेस बना हुआ है, वहां पर क्या है, डेंस होमोजीनियस फ्लूइड, मैट्रिक्स जो पार्ट देख रहे हैं। तो क्रिस्टी हो गया, है ना। और बीच बीच में ये जो डेंस देख रहे हैं आप वो फॉर्म में, वो क्या है, वो जो है आपका ये दैट इज द फ्लूइड है, होमोजीनियस फ्लूइड हुआ और डेंस है ना। और क्या है, मैट्रिक्स इज ए डेंस कंटिन्यूअस माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर में इस मैट्रिक्स के अंदर में भी आपको
कुछ चीजें पाई जाती हैं जिनके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर में ये जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड अभी बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड नुमा है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो सबसे पहली चीज है वो है इसके अंदर में दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, देन डीएनए एंड द ग्रेन्यूल्स। 3 चीजें इसमें है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, अब ये क्या है, इस इज लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, इसमें आपने देखा होगा, जो बताया था मैंने आपको, प्रोकैरियोटिक सेल। वहां पर कैसा रहता है, कौन सा राइबोसोम रहता है, याद कीजिए आप, इट इज 70S, है ना। द सेकेंड इज डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये भी इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना। इसको हम लोग एमटी डीएनए भी बोलते हैं, शॉर्ट में एमटी लगा दिया ऐसे, एमटी डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, है ना। ये भी वही है, जिस तरह का शेप, जिस तरह का हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो जिस रूप में रहता है, बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज में ये रहता है ना। तो इसको माइटो सिमिलर टू बैक्टीरियल, ये जो है स्टेज में जो रहता है उस तरह का जो है ये रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो रहता है ये क्या रहता है, सर्कुलर रहता है साइज, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। अब ये सर्कुलर डीएनए होगा कैसा, इसमें कुछ भी नहीं है, एक हेलिक्स है, देखिए इस तरह का एक हेलिक्स बना हुआ है, एक हेलिक्स बना हुआ है इस तरह का, यही हो गया। इसी तरह का रहता है, डबल हेलिक्स रहेगा, हेलिकल रहेगा, चूंकि डीएनए है इसीलिए। ये देखिए, दिस इज सर्कुलर डीएनए, है ना, एज फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यही शेप होता है इसका, है ना। दिस इज ए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए इसको हम बोलते हैं, अभी जो बताया मैंने आपको, एम्प्टी डीएनए। इसका शेप ये कैसा है, सर्कुलर है। और ये क्या है, ये है डीएनए हेलिक्स। जब आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए देखेंगे, वहां भी डबल स्टैंडर्ड रहता है, हेलिक्स रहता है, लेकिन इस शेप में नहीं रहता है। ये सर्कुलर जो है, ये सर्कुलर शेप का हुआ ये, है ना। तो ये जो है, ये सर्कुलर डीएनए जो है ये पाया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें यही इस तरह का रहता है, ये सर्कुलर डीएनए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो पाई जाती है, ये भी जो हुआ एज बैक्टीरिया में जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, एज रिजेंबल्स विद बैक्टीरियल डीएनए, ये भी वही होता है, लाइक बैक्टीरियल डीएनए, बहुत कुछ उससे रिजेंबल करता है, ठीक है ना। और तीसरी चीज, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स, है ना। ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये ग्रेन्यूल्स में बेसिकली जो है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के रहते हैं ग्रेन्यूल्स, कैल्शियम फॉस्फेट। ये 3 चीजें जो हैं, जो मैट्रिक्स में बेसिकली पाई जाती हैं, है ना। और इनका डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का लगभग एक शेप माना गया है, ये 5 म्यू के बराबर रहता है। इनका जो होता है, इनकी साइज जो है, इनका साइज 5 माइक्रोमीटर। ये आपने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके क्रिस्टी को हम लोग देखें, जो क्रिस्टी जो आप देख रहे थे अभी, उस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसी की इनफोल्डिंग से बनता है क्रिस्टी, अभी, है ना। अभी जो बताया मैंने आपको, तो इनर मेम्ब्रेन जी सब यूनिट, इसके सब यूनिट के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये टेनिस रैकेट की तरह का ये क्रिस्टी को हम देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह का शेप है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई टेनिस का रैकेट हो, है ना। तो ये जो क्रिस्टी जो बना हुआ है, ये इसका शेप देखने से इसी तरह का लगता है, आपको लुक देता है ना। इसमें क्या है, इसी के अंदर में जो है ऑल दी एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स हैं, द एंजाइम्स
एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी हम लोग इसको जब रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको ईटीएस के बारे में और विषय से बताया जाएगा। अभी आप इसको अभी इतना ही तक हम लोग समझें। जो ईटीएस कैरियर्स हैं, है ना, इनके फॉर फॉर्मेशन कुछ चीज के लिए एटीपी बनने के लिए एनर्जी को हम एटीपी के रूप में दिखाते हैं। तो ये एटीपी जो बनता है ना, तो उसके लिए जो है इंजाइम चाहिए और ईटीएस कैरियर्स के लिए भी चाहिए। इसके ये जो भी इंजाइम्स हैं वो क्या होता है, और ये इसमें अंदर में एटीपी लोकेटेड रहते हैं, इसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है ना, आर लोकेटेड इन साइड क्रिस्टी। देख रहे हैं आप इसको, ये जो क्रिस्टी ऐसे निकला हुआ है ना, ये कैसा हो गया, ये इट इज ए टेनिस रैकेट लाइक प्रोजेक्शन। टेनिस रैकेट लाइक, टेनिस रैकेट लाइक प्रोजेक्शन। pointing towards मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स था, इसमें देखिए क्रिस्टी से बना हुआ है और ये पूरा शेप लग रहा है कि ये टेनिस रैकेट बना हुआ है ना। अब ये टेनिस रैकेट के अंदर में क्या है, इसके अंदर में आप देखिए ऊपर जो ना सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, उसके बाद देखिए इसका जो है इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं। अब यहां पर अंदर में क्या होता है, यही F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि धसे हुए रहते हैं, इंबेडेड रहते हैं किसमें, प्रोटीन में और लिपिड में। तो लेयर ऑफ प्रोटीन आपको ऊपर में नजर आ रहा है और बीच में क्या है, आपको लेयर ऑफ लिपिड है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोनों ओर देखिए, ये जो बना हुआ है देखिए, ऊपर में आपको देखिए लिपिड है और फिर प्रोटीन है और इसके इसमें धसे हुए कौन है, F1 पार्टिकल्स, गोल 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 जो नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऊपर में आपने प्रोटीन देखा और बीच में हुआ सैंडविच हो गया लिपिड, फिर नीचे में प्रोटीन है और इसके बीच में जो है F1 पार्टिकल लगे रहते हैं। और क्या है, कुछ रेस्पिरेटरी चेन इंजाइम्स भी हैं। ये जो रेस्पिरेशन की क्रिया होगी आगे जब आपको रेस्पिरेशन बताएंगे उसमें में देखिएगा, तो उनके इंजाइम्स के लिए, इन सब के लिए जो इंजाइम्स है ना, ये जो इंजाइम्स की बात हो रही है वो भी इसके अंदर में अलग अलग देखिए स्फेरिकल बॉडी में इसमें अंदर में समाहित रहते हैं ताकि ये उस पर एक्ट कर सके, ठीक है ना। यही है हमारा, इसको F1 पार्टिकल हम लोग बोलते हैं, है ना। दे आर क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। स्मॉल स्फेरिकल, है ना, एंड स्फेरिकल इन डायमीटर एंड अटैच्ड टू द इनर मैट्रिक्स। ये जो इनर मैट्रिक्स हुआ इसका, ये आप देख रहे हैं इसमें अटैच किया हुआ है। कैसा है ये जो F1 पार्टिकल कैसा है, इसमें देखिए F1 पार्टिकल, ये क्या है, स्मॉल स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, गोल 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 सा देख रहे हैं। और क्या है इसमें, एक स्मॉल स्फेरिकल जो है, स्मॉल अटैच टू द इनर मैट्रिक्स बाय स्टॉक्स। देखिए ये स्टॉक पर चल रहा है, एक छोटा छोटा इसमें स्टॉक है जिस पर ये ऐसे करके लगा हुआ है ना। यही है F1 पार्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये जो है आर अटैच टू द इनर मैट्रिक्स। बाई स्टॉक, छोटा छोटा इसको डंठल बोले हिंदी भाषा में बोले तो, देखिए ऐसे छोटे छोटे लगा हुआ है, उसके ऊपर में F1 अलग F1 पार्टिकल लगे हुए, ऊपर भी लगे हुए और नीचे भी लगे हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या रहा, सबसे ऊपर में प्रोटीन का एक लेयर है, उसका बीच में सैंडविच किया हुआ लिपिड है ना। फिर नीचे फिर प्रोटीन आ गया, लिपिड इज सैंडविच
और नीचे में एक जगह पर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के चेन के लिए इसमें अलग अलग देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भरे हुए हैं, वो अलग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स चेन है। और F1 पार्ट के लिए इसमें एक एक स्टॉक के साथ ऊपर नीचे दोनों ओर लगा हुआ है। ये क्रिस्टी जो है इसका ये अल्ट्रा फिगर है, इसको देखने के बाद आपको इसके क्रिस्टी के बारे में डिटेल जानकारी मिल रही है। और यहीं से जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्य यहीं पर होता है। अब ये जो एंजाइम्स हैं सबके लिए अलग अलग हैं, इसको जब ऐड करेंगे इसकी एंजाइम के बारे में रेस्पिरेशन में जानेंगे हम लोग। आउटर मेम्ब्रेन के लिए ऐड करने के लिए दूसरा एंजाइम है, इनर मेम्ब्रेन के लिए दूसरा है, आउटर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में अलग एंजाइम आता है, मैट्रिक्स के लिए अलग एंजाइम है। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं ये एंजाइम के जो अलग अलग इसमें होते हैं। तो अभी हमने एलिमेंट्री पार्टिकल के एंजाइम्स के बारे में जाना, उनके एक्शन के बारे में जाना। तो बेसिकली यदि हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है क्या, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का भाई। तो नंबर 1 फंक्शन जो हो गया वो क्या हुआ इसका, वो हुआ कि दे आर एक्चुअली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ऐसे लगता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोज हुआ बॉडी के लिए या उनके लिए स्टोमाटा हुआ, ऐसा नहीं। अंदर में जब सेल के अंदर हम जाते हैं इस इनसाइड द सेल, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है ये जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट को एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसका क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने का काम यहां पर होता है। दिस इज द मेन रोल, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है कि नहीं। ये यहां पर होता है, इसकी चीज में ऑक्सीडाइज होगा इनटू CO2 एंड वाटर। तो फर्स्ट रोल हुआ इसका माइटोकॉन्ड्रिया का कि यहां पर ये कार्य होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से ये काम करता है ना। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में होता क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें होता क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, ये ADP जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ये चेंज होता है हमारा ATP में, ठीक है कि नहीं। ये जो होता है चेंज होता है, और इसके लिए हमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स के बारे में हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम लोग डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में जानेंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इस प्रक्रिया से इसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, जिसके दौरान हमें ये ATP मिलता है जो एनर्जी सेल है जो एनर्जी डिनोट कर रहा है। अब इसमें क्या है कि ये जो है आपका, ये आप जो देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो आपने देखा, ये क्रिस्टी के अंदर में जो होता है, क्रिस्टी के अंदर में क्या काम होता है, यहाँ पर ये जो है रेस्पिरेशन की जब क्रिया होती है 2 स्टेज में होती है। रेस्पिरेशन, अभी हम लोग रेस्पिरेशन चूंकि पढ़े नहीं है डिटेल में, फिर अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, एंड सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। दो, तो जो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो पार्ट है ये होता है क्रिस्टी में, ठीक है कि नहीं। और क्या होता है, और इसमें जो है इसके बाहर जो मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में ये जो है आपको ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट होता है। ये दोनों मिलने के बाद ही श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है ना, रेस्पिरेशन की या बोले बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। तो वो कब होता है, क्रिस्टी के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस का कार्य होगा, और ये क्रेब्स साइकिल जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ये आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। अब क्या है, ये जो है इनमें चूंकि यहाँ पर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, ये DNA भी प्रेजेंट है, इनका अपना राइबोसोम भी है, इसलिए जो है क्या बोलते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ। तो ये ओन प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, दे आर केपेबल, सक्षम है ये, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन प्रोटीन,
अपना प्रोटीन ये स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास डीएनए भी है, सर्कुलर डीएनए भी मैंने आपको बताया, और इनके पास अपना राइबोसोम भी है। ठीक है ना। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है कि ये जो है प्रोटीन का बनाने का काम ये अपना खुद करते हैं। और क्या है, जब यहाँ पर इतना एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो क्या होगा, हीट प्रोडक्शन भी यहाँ पर ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे गर्मी पैदा होती है, हीट प्रोडक्शन इनसाइड द सेल। ये कार्य भी जो है इनके द्वारा किया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हुआ। एक और कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, अब इसमें क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली परमिएबल। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन जो आप माइटोकॉन्ड्रिया का देख रहे हैं वो रिलेटिवली परमिएबल होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, इज इम्परमेबल टू ऑल, बट सिलेक्टेड के लिए, बहुत ही सिलेक्टेड मेटाबोलाइट्स को जो है ये अलाउ करता है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, तो ये जो है इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो हुआ, ये क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, देखिए ये क्या हुआ, दिस इज रिलेटिवली परमिएबल है, रिलेटिवली है, ज्यादातर सब्सटेंसेस को अलाउ करता है पास करने के लिए। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, दिस इज इम्परमिएबल है टू ऑल, इम्परमिएबल ऑल है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब कुछ पार्टिकल्स को लाने के लिए, कुछ पार्टिकल को ले जाने के लिए, है ना, ये अलाउ करता है। जैसे एडीपी को एटीपी जाना है तो एडीपी जो है वो इसके इनर मेम्ब्रेन से होकर पास कर सकता है, पास करके एटीपी जाते हैं, फिर एटीपी को जब एडीपी बनना है तो वो भी पास होके आ सकता है। तो इस तरह की चीजें सेलेक्टिवली परमिएबल जो है क्या होता है, ये होता है हमारा, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो है इसके अंदर में ये प्रॉपर्टी रहती है, इसको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, इट इज सिंपली बाई बाइनरी फिशन, है ना। द लास्ट इज मल्टीप्लीकेशन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, बाई बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किसको बोलते हैं, दो भागों में बट जाना। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लीजिए क्या होगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, है ना, और ये धीरे धीरे करके जो है ये दो भाग में अलग अलग दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। दो भागों में बढ़ जाना सिंपल फिशन की क्रिया के द्वारा होना। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो इसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन वो कैसे होता है, बाई बाइनरी फिशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हम लोग सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में इसमें हमने जानकारी ली। और चूंकि ये ऑक्सीडेटिव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मेन हमारा सेंटर है, केंद्र है, तो इसके बारे में हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ये जो कंप्लीट प्रक्रिया है ना, ग्लाइकोलाइसिस की, फिर क्रेब्स साइकिल की, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें इसके, जो क्वेश्चंस हमारे अभी हाल ही में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पर नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखें, उसका फिर उस पर भी हम लोग भी चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। अब हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर जो आए हुए हैं अभी आपके सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर, इस पर हम लोग थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन जो है ये 2019 का है, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो दे रखा है 4, इसमें कौन सा गलत है ये बोल रहे हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए मैंने चित्र भी बना के बताया था, और इसमें राइबोसोम भी एस राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन इज आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोमेंट टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज परमिएबल, है ना। तो इनको जो भी है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबको ये अपने पास करने में अलाउ करता है ये,
ठीक है कि नहीं? तो ये जो बताया आपको। तीसरा बोल रहे हैं कि एंजाइम्स ऑफ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए जो एंजाइम बता रहे हैं, मैंने आपको जब F1 पार्टिकल के बारे में बताया तो मैंने कहा था वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में F1 पार्टिकल होता है जहां पर एंजाइम्स रहते हैं। तो वो जो है ये जो एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट देखिए दिया हुआ है द इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। ये तो आपको बताए थे कि ये जो बनता है हमारा ये क्रिस्टी जो बनती है तो उसको कैसे बनती है, इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका, है ना, कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एम्बेडेड इन आउटर में। ये गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर विल बी सी। ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। देखिए सेकंड नीट का क्वेश्चन है जो माइटोकॉन्ड्रिया पर पूछा गया है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया पर पूछा गया है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए चित्र, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया चित्र बना हुआ है, लेबलिंग भी की हुई है। अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो डी वाला है, डी जो देख रहे हैं सबके ऊपर, इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। ये बात तो सही है ना। इसमें बोल रहे हैं फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ 4 पार्ट्स लेबल ए बी सी डी। सिलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। ये जो है फंक्शन के साथ बोल रहा है कि जो करेक्ट हो उसको आप बताएं, है ना। तो अब ये बता रहा है डी वाला जो बता रहा है कि गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बोलता है कि इनर मेम्ब्रेन को की संरचना देता है। ये तो गलत है स्टेटमेंट, ये सही नहीं हुआ। तीसरा हम पढ़ रहे हैं सी में क्या रहा है, क्रिस्टी पोजेसेस सिंगल सर्कुलर मेम्ब्रेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ये भी गलत है क्योंकि क्रिस्टी ने होता है बल्कि मैट्रिक्स में होता है। फिर लास्ट डी देखिए, इसमें क्या है, मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम बता रहा है, मैट्रिक्स में होता है। ये गलत, उल्टा बता दिया इसने, जबकि ये रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम का साइट क्या होता है, वो तो होता है क्रिस्टी में होता है ना। तो ये तीनों का तीनों गलत आंसर हो गए। बट इसका बी जो आप देख रहे हैं, फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, द इनर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने 4 स्टेटमेंट, इसमें देखना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स ए सीव। ये बात जो है, चूंकि ये परमिएबल है इसलिए ये बात स्टेटमेंट सही है। दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी ठीक है, परमिएबल है इसलिए लिख रहा है। थर्ड बता रहा है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ये गलत, फिर पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ये बता रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन में रहता है एंजाइम, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट, क्योंकि इसी इनफोल्डिंग से क्रिस्टी बनता है। तो थर्ड क्वेश्चन आप समझ गए, है ना। ये 2006 का क्वेश्चन था नीट का। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट्स एज साइट फॉर। क्रिस्टी किस चीज के लिए एक्ट करता है, वहां पर क्या कार्य होता है क्रिस्टी के, साइट फॉर व्हाट। इसमें पहला है प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हैं कि ये राइबोसोम में होता है, यहां पर नहीं होता है, राइबोसोम के सहयोग से होता है, इसलिए हम प्रोटीन सिंथेसिस गलत आंसर है। दूसरा बता रहे हैं फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन। ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें क्रिस्टी में। पूछ रहा है कि क्रिस्टी में एक्ट का क्या कार्य होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। ये भी गलत बता रहे हैं, सी जो आंसर है ये भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही हमें क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो ये कार्य कहां पर होता है, ये काम होता है क्रिस्टी में, इसीलिए इसका आंसर होगा नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ये है रिगार्डिंग F1 पार्टिकल, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। जो क्रिस्टी का मैंने अभी आपको अल्ट्रा पिक्चर दिखाया था, सेक्शनल व्यू दिया था ना। तो ऑक्सीजोम और F0-F1 पार्टिकल अकर ऑन, ये कहां पर, किस पर पाया जाता है F1 पार्टिकल, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं थैलाक्वाइड। तो थैलाक्वाइड तो इसमें होता ही नहीं भाई, ये तो जो है उन्होंने उठा के ले आया इसकी आपको क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस बता रहा है, वहां पर होता है। उसके बाद बता रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और चौथा है क्लोरोप्लास्ट सरफेस। ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की चीज नहीं है,
ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की चीज है, तो इसका आंसर होगा सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इसका आपने भी, हम लोगों ने अभी इसका फिगर भी देखा और डिटेल में हमने F1 पार्टिकल और उसके रोल के बारे में जाना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर भी। उसके बाद में आपको जो अगला जो आपका मेरा होगा वीडियो वो होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लेंगे तब कुछ कॉम्परेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से मिले जुले हुए। कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर और कुछ क्लोरोप्लास्ट पर, जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ने के बाद समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कल जो है हम लोग फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके।